हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 26 का सेक्शन 343, 344 और 345 कंप्लीट करेंगे। तीनों सेक्शन बात करते हैं पार्डन टू अकम्प्लिस। तो यहाँ पर पार्डन दिया जा रहा है अकम्प्लिस को और उसे सरकारी गवाह बनाया जा रहा है, जिसको हम लोग अप्रूवर कहते हैं। पहले हम जानेंगे कि अकम्प्लिस कौन होता है, को अक्यूज्ड कौन होता है, पार्डन क्यों ग्रांट किया जाता है। फिर हम प्रोविजंस पढ़ेंगे और इसके आखिरी में हम जानेंगे कि को अक्यूज्ड की टेस्टिमनी और अकम्प्लिस की टेस्टिमनी इंडियन एविडेंस एक्ट में दो जगह पर अलग अलग क्यों है। क्योंकि सेक्शन 30 जब आप पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो आप देखते हैं को अक्यूज्ड के कन्फेशन की बात करी गई है। और अगर आप सेक्शन 133 पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वहाँ पर अकम्प्लिस की टेस्टिमनी की बात करी गई है। तो ये दो जगह क्यों है, ये भी हम पढ़ेंगे वीडियो के लास्ट में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहले जानते हैं अकम्प्लिस कौन होता है। अकम्प्लिस वो पर्सन होता है जो कि ऑफेंस में पार्टनर होता है, गिल्टी एसोसिएट होता है क्राइम में, और कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑफेंस में जुड़ा होता है, जिसका कॉन्शियस हैंड भी हो सकता है, उसे सारे तथ्यों की जानकारी होती है। वो पर्सन अकम्प्लिस होता है। अगर आप डिवाइड करें तो अकम्प्लिस को आप चार भागों में बांट सकते हैं: प्रिंसिपल इन फर्स्ट डिग्री, प्रिंसिपल इन सेकेंड डिग्री, एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट एंड एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट। तो इन चार पार्ट्स में अकम्प्लिस को डिवाइड किया जा सकता है। चार कैटेगरी हैं और कोई भी पर्सन जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करेगा वो अकम्प्लिस कहलाएगा। तो पहला है प्रिंसिपल इन फर्स्ट डिग्री। ये वो पर्सन है जिसने एक्चुअली में खुद क्राइम कमिट किया है, उसने कमिट किया है, जिसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, वो हो जाएगा प्रिंसिपल इन फर्स्ट डिग्री। प्रिंसिपल इन सेकेंड डिग्री वो हो जाएगा जो कि वहाँ पर प्रेजेंट था और उसने असिस्ट करा है, ऑफेंस होने के लिए मदद करी है, तो वो हो जाएगा सेकेंड डिग्री। तो सेकेंड डिग्री में वो पर्सन आएगा जो क्राइम हो रहा था तब वो वहाँ पर मौजूद था और जो ऑफेंडर था उसकी वो मदद कर रहा था। ये हो जाएगा सेकेंड डिग्री का अकम्प्लिस। थर्ड कैटेगरी है एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट। तो इसमें वो पर्सन आएगा जो कि इंसाइट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है ऑफेंस करने के लिए, अबेटमेंट कर रहा है कि जाओ जाकर ऑफेंस करो। जो कि प्रिंसिपल अकम्प्लिस है, जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है, उसको प्रोवोक कर रहा है कि जाओ जाके ऑफेंस करो, इनकरेज कर रहा है। तो ये कौन हो जाएगा? एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट। और लास्ट है एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट। ये वो पर्सन है जो जानता है कि ऑफेंस कमिट हो चुका है और जिसने ऑफेंस कमिट करा है उसको पनिशमेंट से बचा रहा है, उसको अरेस्ट से रेस्क्यू कर रहा है, उसको कस्टडी से रेस्क्यू कर रहा है, उसको भागने में मदद कर रहा है, अरेस्ट नहीं होने दे रहा है। तो जानते हुए कर रहा है कि उसको पता है सामने वाले ने ऑफेंस किया है, उसके बाद वो ऐसा कर रहा है, तो वो भी अकम्प्लिस हो जाएगा। तो कोई भी पर्सन जो फर्स्ट डिग्री में है, सेकेंड डिग्री में है, एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट है, आफ्टर द फैक्ट है, जिसने खुद क्राइम करा, जो क्राइम के समय पे मौजूद था और मदद कर रहा था, या फिर जो कह रहा था जाओ जाके ऑफेंस करो, या फिर जो ऑफेंस करके जब कोई आ गया तो उसकी मदद कर रहा है छुपने में, और वो जानता है कि उसने ऑफेंस करा है। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जानता है कि सामने वाले ने ऑफेंस किया है, तो ये सब कौन हो जाएंगे? ये अकम्प्लिस हो जाएंगे। फिर ये को अक्यूज्ड कौन होता है? तो को अक्यूज्ड वो लोग हैं जिनका साथ में ट्रायल चल रहा है। मतलब जो भी पर्सन है उनका जब जॉइंटली ट्रायल चलेगा तो वो लोग कौन हो जाएंगे? को अक्यूज्ड हो जाएंगे। अब ये भी मुमकिन है कि एक पर्सन जो कि अकम्प्लिस तो है पर वो को अक्यूज्ड नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तो मानिए चार लोग थे, चार लोगों ने मिलकर रॉबरी करी, किसी ने इनकरेज करा, किसी ने रॉबरी करी, किसी ने बाद में भागने में मदद करी, सब ने अपना अपना पार्ट करा। अब ये चारों अकम्प्लिस हैं, उसमें से दो भाग गए और दो का साथ में ट्रायल चल रहा है। तो अब जो दो का साथ में ट्रायल चल रहा है वो को अक्यूज्ड हैं और चारों कौन हैं? अकम्प्लिस हैं। मतलब जो भाग गए या जिनको अरेस्ट नहीं कर पाए, या फिर जो
अलग हैं, मतलब उनका ट्रायल नहीं चल रहा है, तो वो कौन है? वो अकम्प्लिस तो हैं बट वो को अक्यूज्ड नहीं हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है। अब जब अकम्प्लिस को सरकारी गवाह बना दिया जाता है, पार्डन ग्रांट कर दिया जाता है, तो वो कौन हो जाता है? वो अप्रूवर हो जाता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम वीडियो की लास्ट में डिस्कस करेंगे कि को अक्यूज्ड और अकम्प्लिस की टेस्टिमनी में क्या फ़र्क है, क्यों अलग अलग दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में, इसको भी पढ़ेंगे। तो पहले अब हम रीज़न जान लेते हैं कि पार्डन ग्रांट क्यों किया जाता है, क्या ज़रूरत है ग्रांट करने की पार्डन को। तो यहाँ पर एक रीज़न है, क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि अगर आपको अक्यूज्ड को ऑफेंडर प्रूफ करना है कि हाँ इसने ऑफेंस करा है, ये क्रिमिनल है, तो आपको बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाकर प्रूफ करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हाँ इसने ऑफेंस किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं इसी ने ऑफेंस किया है, कोई डाउट ही नहीं है कि इसने ऑफेंस नहीं किया है। तो मतलब बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाकर ऑफेंस को प्रूफ करना पड़ता है अक्यूज्ड के। तो जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस डेफिशिएंट होता है, जो प्रोसिक्यूशन है वो पूरी तरीके से प्रूव नहीं कर पा रहा है कि इसने ही ऑफेंस किया है, तो वो अकम्प्लिस को क्या कर सकते हैं, कोर्ट क्या कर सकता है? पार्डन ग्रांट कर सकता है कि भाई तुम अकम्प्लिस हो, तुमको सब पता है, चाहे तुम कॉन्स्पिरेसी में रहे हो, चाहे तुमने बाद में छुपने छुपाने में मदद करी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम क्राइम से जुड़े हुए थे, तुम हो अकम्प्लिस, तुमको सब पता है। तुम अगर सब कुछ सच सच बता दो तो भाई उसका ऑफेंस जो है वो प्रूफ हो जाएगा बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। तो इसलिए पार्डन ग्रांट किया जाता है। और जिस पर्सन को पार्डन ग्रांट किया जा रहा है, जो अकम्प्लिस है, वो चाहे तो उस पार्डन को एक्सेप्ट कर सकता है और चाहे तो नहीं भी कर सकता है। और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आगे के प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पर जब वो रेडी है कि हाँ ठीक है मैं सब सच 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 बता दूंगा, जो भी मुझे पता है मैं सब बता दूंगा, मुझे पार्डन ग्रांट कर दो, तो कोर्ट चाहे तो कर सकती है। तो ऐसा होता है, ये रीज़न होता है। ओके, अब अगर आपने सेक्शन 351 पढ़ा था तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो अक्यूज्ड है उसको ओथ पर एग्जामिन नहीं किया जा सकता है। हम 351 एक बार देख लेते हैं। जब हम लोगों ने ट्रायल्स का चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो जाता है तो मैंडेटरी होता है कोर्ट के लिए कि वो अक्यूज्ड को एग्जामिन कर ले और अक्यूज्ड अपनी तरफ से केस को एक्सप्लेन कर दें। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये एक प्रोविज़न, एक पार्ट पढ़ा था प्रोविज़न का, सेक्शन 351 का एक पार्ट पढ़ा था। इसका एक और पार्ट है सबसेक्शन 2। ये क्या कहता है? सेक्शन 351 पावर टू एग्जामिन अक्यूज्ड। सबसेक्शन 2 कहता है नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द अक्यूज्ड व्हेन ही इज़ एग्जामिन्ड अंडर सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 के अंदर जब भी एग्जामिन किया जाएगा कि कोर्ट अपनी तरफ अक्यूज्ड सर्कमस्टांसेस को अपनी तरफ से क्या कर रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है, उसको एग्ज़ामिन किया जा रहा है, तो ओथ पे नहीं किया जाएगा। तो अक्यूज्ड को तो ओथ पे एग्ज़ामिन किया नहीं जाएगा, यहाँ पे बार लगा दिया है। लेकिन अगर हम जो अकम्प्लिस है उसको हम पार्डन ग्रांट कर देते हैं तो फिर हम उसको ओथ पे एग्ज़ामिन कर सकते हैं। और अगर वो हम पार्डन नहीं ग्रांट कर रहे तो हम उसे ओथ पे एग्ज़ामिन कर नहीं रहे हैं, तो ओथ पर एग्ज़ामिन करने के लिए उसको हम पार्डन ग्रांट कर देते हैं। और पार्डन ग्रांट करने के बाद वो जो को अक्यूज्ड है या जो अकम्प्लिस है जिसको पार्डन ग्रांट किया गया है, वो क्या बन जाता है? वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह उसको एग्ज़ामिन किया जा सकता है। वो एक ऑर्डिनरी विटनेस हो जाता है, जैसे कोई आम विटनेस होता है वैसे ही हो जाता है। ओके, सेक्शन 343 बात करता है टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस। सबसेक्शन 1 विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन सपोज टू हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड इन और प्राइवी to an offence to which this section applies, the CJM at any stage of the investigation or inquiry into or the trial of the offence and the magistrate of first class inquiring into or trying the offence
at any stage of the inquiry or trial may tender a pardon to such person on the condition of his full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge relative to the offense and to every other person concerned, whether as a principal or abettor in the commission thereof. यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनता है, मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है पूरा प्रोविज़न। प्री का क्वेश्चन क्या बनता है ये डिस्कस कर लेते हैं। प्री का क्वेश्चन बनता है कि कौन से मैजिस्ट्रेट के पास पावर है पार्डन ग्रांट करने की। सीजीएम के पास है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास है। पहले सीआरपीसी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है, तो सीजीएम के पास पावर है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास पावर है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सीजीएम किस स्टेज पर पार्डन ग्रांट कर सकते हैं या फिर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास किस स्टेज पर पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। आप प्रोविज़न पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जो सीजीएम है वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल किसी भी स्टेज पर पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सिर्फ इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज पर पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। किस कंडीशन पे करेंगे? तो इस कंडीशन पे करेंगे जो सामने वाला पर्सन है जिसको पार्डन ग्रांट करा जा रहा है वो प्रॉमिस करे कि वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करेगा सर्कमस्टांसेस का, जो भी उसको पता है ऑफेंस से जुड़े हुए हर चीज़ के बारे में वो बताएगा जो भी उसकी नॉलेज में है। इस कंडीशन पे किया जाएगा। तो हमने जाना कि कौन ग्रांट कर सकता है पार्डन, तो सीजीएम कर सकते हैं किसी भी स्टेज पर और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कर सकते हैं इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज पर। क्यों किया जाता है? एविडेंस लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑफेंस से जुड़ा हुआ है और वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर कर रहा है इंटायर सर्कमस्टांसेस का जो भी उसकी नॉलेज में है। इस पर्पस के लिए किया जाता है। अगर वो ऐसा एग्री करता है तो किया जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 कहता है This section applies to any offence triable exclusively by the Court of Session or by the Court of a special judge appointed under any other law for the time being in force. Clause B. Any offence punishable with the imprisonment which may extend to the 7 years or with a more severe sentence. तो कहाँ पर किन ऑफेंसेस में पार्डन ग्रांट किया जा सकता है? ऐसे ऑफेंसेस में पार्डन ग्रांट किया जा सकता है जिनका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा। कैसे पता चलेगा किस ऑफेंस का ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा? तो फर्स्ट स्केड्यूल से पता चलेगा। ठीक है। और कौन से ऑफेंसेस हैं? तो जिनका ट्रायल स्पेशल जज के द्वारा होना है, जो स्पेशल जज अपॉइंट करे गए हैं किसी लॉ के अंदर, तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए पार्डन ग्रांट हो सकता है। या फिर ऐसे ऑफेंसेस जिनमें 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो ऐसे ऑफेंसेस में पार्डन ग्रांट किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है एवरी मैजिस्ट्रेट हु टेंडर अ पार्डन अंडर सबसेक्शन 1 शैल रिकॉर्ड his reason for doing so, whether the tender was or was not accepted by the person to whom it was made, and shall on the application made by the accused furnish him with a copy of such record free of cost. तो ये सिंपल सा है, जो भी मजिस्ट्रेट पार्डन ग्रांट कर रहे हैं वो रीज़न लिखेंगे क्यों ग्रांट कर रहे हैं, क्यों आवश्यकता पड़ गई उसे सरकारी गवाह बनाने की, पहली बात। दूसरी बात, अगर सामने वाला पर्सन जिसको ऑफ़र दिया जा रहा है या वो खुद भी बोल रहा है अगर ऑफ़र दिया जा रहा है तो वो एक्सेप्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, वो अप्रूवर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है, उसकी क्या राय थी वो भी लिखा जाएगा। और अगर अक्यूज़्ड कहता है, भाई एप्लीकेशन देता है कि जो ये रिकॉर्ड किया गया है वो उसकी कॉपी हमको दो, तो भाई उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी कि उसे जो पार्डन ग्रांट किया है क्यों किया गया है, और अगर उसने एक्सेप्ट किया है नहीं किया है, जो भी रिकॉर्ड है उसकी कॉपी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अक्यूज्ड को दी जाएगी। ये कहता है सबसेक्शन 3। Subsection 4. Every person accepting a tender of a pardon made under subsection 1 shall be examined as a witness in the court of magistrate taking the cognizance of the offence and in the subsequent trial if any. Clause B. Shall, unless he is already on bail, be detained in the custody until the termination of the trial. Important point है। पहली बात तो ये कि
जो पर्सन है जिसे पार्डन ग्रांट कर दिया गया तो उसका एग्जामिनेशन बिल्कुल ऑर्डिनरी विटनेस की तरह होगा उस कोर्ट के द्वारा जिसने कॉग्निजेंस लिया है, या फिर जहाँ पर अगर कमिटल हो जाता है केस का या फिर ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसा भी सब्सिक्वेंट ट्रायल है, तो वहाँ पर उसको ऑर्डिनरी विटनेस के द्वारा तरीके से एग्जामिन किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कस्टडी में है तो उसको कस्टडी में ही रखा जाएगा जब तक ट्रायल का टर्मिनेशन नहीं हो जाता। अगर वो बेल पर है तब तो कोई बात नहीं, बट अगर वो कस्टडी में है तो उसे कस्टडी में रखा जाएगा, ये क्लॉज बी कहता है। Subsection 5. Where a person has accepted a tender of pardon made under subsection 1 and has been examined under subsection 4, the magistrate taking the cognizance of the offence shall, without making any further inquiry in the case, commit it for the trial to the Court of Session if the offence is exclusively trialable by that court, and if the magistrate taking the cognizance is the CJM, to the court of special judge appointed under any other law for the time being in force if the offence is exclusively trialable by that court। इसमें सिंपल सी ये बात कही जा रही है कि अगर पार्डन जो पर्सन को ग्रांट किया गया वो एक्सेप्ट कर लेता है तो और उसको एग्जामिन किया जा रहा है, तो अगर कोई ऐसा केस है जो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा उसका ट्रायल होना है तो कोर्ट ऑफ सेशन में केस भेज दिया जाएगा। अगर स्पेशल कोर्ट के द्वारा उसका ट्रायल होना है तो स्पेशल कोर्ट में भेज दिया जाएगा। और अगर कोई और केस है, मतलब अगर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल किया जाएगा तो कोर्ट ऑफ सेशन को भेजा जाएगा, स्पेशल जज के द्वारा ट्रायल होना है तो स्पेशल जज को भेजा जाएगा। इनके अलावा अगर कोई और केस है, मतलब ना कोर्ट ऑफ सेशन को जाना है ना स्पेशल जज को जाना है, तो उसका ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा? सीजेएम के द्वारा। तो सीजेएम को क्या किया जाएगा? मेक ओवर कर दिया जाएगा और सीजेएम खुद इसका ट्रायल करेंगे। तो 3 पॉइंट हैं इसमें, कोर्ट ऑफ सेशन को भेजा जाएगा और स्पेशल जज को भेजा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई केस है, मतलब कि ना कोर्ट ऑफ सेशन को जाना है ना स्पेशल जज को जाना है, तो उसका ट्रायल कौन करेगा? सीजेएम करेंगे। ओके। उसके बाद है सेक्शन 344, पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन at any time after commitment of the case but before judgment is passed, the court to which the commitment is made may, with a view to obtaining at the trial the evidence of the person supposed to have been directly and indirectly concerned in or privy to any such offense, tender a pardon on the same condition to such person। तो सेक्शन ये कह रहा है कि जजमेंट पास होने के पहले जिस भी कोर्ट को कमिट किया गया है केस को, चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशन की कोर्ट हो या फिर स्पेशल जज की हो, सीजेएम की हो, किसी भी कोर्ट में, तो वो क्या करेंगे? उस पर्सन को पार्डन ग्रांट कर देंगे जब उनके पास कमिट होकर केस आएगा इन जजेस के पास या मैजिस्ट्रेट के पास। तो वो क्या करेंगे? उसी कंडीशन पर, सेम कंडीशन पर उस पर्सन को पार्डन ग्रांट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उससे एविडेंस ऑब्टेन कर सकें। सेक्शन 344 इतनी सी ही बात कहता है। सेक्शन 345 कहता है द ट्रायल ऑफ द पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद कंडीशन ऑफ पार्डन। वो पर्सन जिस कंडीशन पे उसे पार्डन ग्रांट किया गया था उसका फुलफिलमेंट नहीं कर रहा है। जैसे उससे कहा गया था भाई तुम सब कुछ सच सच बताओगे, तुम्हें क्या क्या पता है, ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर करोगे जो भी एविडेंसेस हैं उसका, जो भी तुम्हारी नॉलेज में, बट वो इस कंडीशन को नहीं मान रहा है, तो फिर उसका ट्रायल होगा। तो इसी से रिलेटेड है सेक्शन 345। क्या कहता है? वेयर इन रिगार्ड टू अ पर्सन हु हैज़ एक्सेप्टेड अ टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर सेक्शन 343 और 344, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर certifies that in his opinion such person has either by willfully concealing anything essential or by giving false evidence not compiled with the condition on which the tender was made, such person may be tried for the offense in the respect of which the pardon was so tendered, or for any other offense of which he appeared to have been guilty in connection with the same matter, and also for the offense of false एविडेंस। तो बोला जा रहा है वो पर्सन जिसे पार्डन ग्रांट किया गया था और अब जिन शर्तों पे किया गया था
उन शर्तों को नहीं मान रहा है, मतलब कि झूठी एविडेंस दे रहा है, गलत एविडेंस दे रहा है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस बात को सर्टिफाई करेगा कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है, फॉल्स एविडेंस दे रहा है, और इसका ट्रायल होगा। अब उस पर्सन का ट्रायल होगा 3 चीज़ों के लिए हो सकता है। जिस केस में उसको पार्डन ग्रांट किया गया था उसी ऑफेंस के लिए होगा, मतलब कि अगर जैसे सपोज उसको रॉबरी के केस में पार्डन ग्रांट किया गया था, तो अब उसको रॉबरी के लिए फिर से उसका ट्रायल किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है, किसी और ऑफेंस के लिए भी किया जा सकता है जो कि उसी ऑफेंस से कनेक्टेड है। तो सपोज़ करिए रॉबरी के लिए चल रहा था, और रॉबरी के लिए ऑफेंस चल रहा था, ट्रायल चल रहा था, और जो अकम्प्लिस थे जिसको अप्रूवर बनाया गया वो बोल रहा है झूठ, तो अब उसके लिए भी रॉबरी का ट्रायल चलने लगेगा। साथ में नहीं चलेगा, अलग चलेगा, ये बात याद रखिएगा। एक पर्सन है जिसे अप्रूवर बनाया जा चुका है, अब उसने झूठी गवाही दी है, तो उसको फिर से उसी के अकम्प्लिस साथियों के साथ उसको ट्रायल नहीं किया जाएगा, उसका ट्रायल अलग होगा। और जिस ऑफेंस के लिए उसको पार्डन ग्रांट किया गया उसी ऑफेंस के लिए उसका ट्रायल होगा। उस ऑफेंस से जुड़ा अगर कोई और ऑफेंस निकल कर आता है तो उसके लिए भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रॉबरी के लिए उसे पार्डन ग्रांट किया गया था, तो अब रॉबरी के लिए उसका ट्रायल चलेगा क्योंकि उसने झूठी गवाही दी है। और बाद में ये निकल के आता है सामने कि जब ट्रायल चल रहा था बाद में, कि रॉबरी के दौरान ग्रीवियस हर्ट भी कॉज किया गया है लोगों को, तो उसके लिए भी उस पर चार्जेस लगेंगे, उसका भी ट्रायल चलेगा। हालांकि इनिशियली चाहे भले ना चार्ज लगे हों इस चीज़ के, ग्रीवियस हर्ट के, लेकिन अगर बाद में कोई ऑफेंस बन रहा है उसी ऑफेंस से जुड़ा हुआ, तो उसके लिए भी चलेगा। और फॉल्स एविडेंस के लिए भी चलेगा क्योंकि उसने फॉल्स एविडेंस तो दिया है। प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल नॉट बी ट्रायल जॉइंटली विद एनी अदर अक्यूज, तो जो और अक्यूज है उनके साथ उसका ट्रायल नहीं होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर फॉल्स एविडेंस के लिए उस पे चार्जेस लगाने, उसका ट्रायल चलना है, तो हाई कोर्ट का सैंक्शन होना ज़रूरी होगा। उसको सेम चीज़ के लिए ट्राई करने के लिए ज़रूरी नहीं है, सेम ऑफेंस से कनेक्टेड कोई और ऑफेंस निकल कर आया है उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है। बट अगर उसे फॉल्स एविडेंस के लिए ट्राई किया जा रहा है तो फिर हाई कोर्ट की सैंक्शन ज़रूरी हो जाएगी। सबसेक्शन 2 कहता है, any statement made by such person accepting the tender of pardon and recorded by a magistrate under section 183 or by the court under subsection 4 of section 343 may be given in evidence against him at such trial। कोई भी स्टेटमेंट जो उस पर्सन के द्वारा अप्रूवर जो था, अब उसका ट्रायल कर रहे हैं ना, क्योंकि उसने झूठा एविडेंस दे दिया या फिर वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर नहीं कर रहा है सर्कमस्टांसेस का, जो कंडीशन है उसको पूरा ही नहीं कर रहा है, तो अब उसका ट्रायल चलेगा। तो यहाँ पे सबसेक्शन 2 में बताया जा रहा है वो स्टेटमेंट जो 183 में रिकॉर्ड करे गए थे। 183 हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। तो मैजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है सेक्शन 183 में। तो कोई स्टेटमेंट उसका मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है वो भी उसके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है, या फिर पार्डन ग्रांट करने के बाद उसका जो एग्जामिनेशन हुआ था और उसने जो भी एविडेंसेस दिए थे उसका उस स्टेटमेंट को भी उसके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। सपोज़ पहले उसने कुछ भी बोला है एग्जामिनेशन के दौरान, तो उसका क्रॉस एग्जामिन हो सकता है, उस चीज़ से उसको यूज़ किया जा सकता है उसके खिलाफ। सब सेक्शन 3 कहता है, एट सच ट्रायल द अक्यूज शैल बी इंटाइटल्ड टू प्लीड दैट ही हैज़ कंपाइल्ड विद द कंडीशन अपॉन विच सच टेंडर वॉज मेड, इन which the case it shall be for the prosecution to prove that the condition has not been complied with। तो prosecution प्रूव कर सकता है कि उसने कंडीशन पूरी नहीं करी है, अक्यूज प्लीड कर सकता है कि उसने कंडीशन पूरी करी है। सबसेक्शन 4 कहता है, एट सच ट्रायल द कोर्ट शैल, क्लॉज ए, if it is a court of session before the charge is read out and explained to the accused, if it is a court of magistrate before the evidence of witness for the prosecution is taken, ask the accused whether he plead that he has complied with the condition on which the tender of pardon was made। तो सबसेक्शन 4 ये कहता है कि जब ट्रायल चलेगा
तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट पूछेगा कि क्या तुम प्लीड करते हो, कि तुम क्लेम करते हो कि तुमने सारी कंडीशन पूरी करी हैं जिस कंडीशंस पे पार्डन ग्रांट किया गया था। स्टेजेस क्या है, कब पूछा जाएगा, तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन है तो अक्यूज्ड को चार्जेस रीड और एक्सप्लेन करने के पहले पूछा जाएगा, और अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट है तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस लेने से पहले पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, अक्यूज्ड से पूछा जाएगा क्या तुम प्लीड करते हो कि तुमने सारी कंडीशंस मानी है, तुम क्लेम कर रहे हो कि तुमने सारी कंडीशन मानी है, ये पूछा जाएगा। सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर अक्यूज प्लीड करता है कि हाँ मतलब प्लीड कर लेता है और द कोर्ट शैल रिकॉर्ड करेगा उसकी प्ली को, प्रोसीड करेगा ट्रायल के साथ और जजमेंट पास करेगा, बिफोर पासिंग जजमेंट इन द केस फाइंड वेदर और नॉट द अक्यूज्ड हैज़ कंपाइल्ड विद द कंडीशन ऑफ द पार्डन। तो केस में जजमेंट आने से पहले वो फाइंड करेगा कि अक्यूज्ड पर्सन जो फॉल्स एविडेंसेस के जो चार्जेस लगे हैं उसके रेफरेंस में, कि इसने झूठी गवाही दी है या फिर नहीं दी है, इसने ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर किया है या फिर नहीं किया है। ये केस का जजमेंट आने से पहले इस चीज़ को क्या किया जाएगा, फाइंड किया जाएगा। एंड इफ़ द कोर्ट फाइंड दैट ही हैज़ सो कंपाइल्ड, तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस संहिता पास द जजमेंट ऑफ एक्विटल। तो अगर कोर्ट ये सेटिस्फाई होता है कि जो अक्यूज्ड है उसने कंडीशंस को कंपाइल किया है, कोई झूठी गवाही नहीं दी है, जो बोला है सच बोला है, जो पता था सब बता दिया है, ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर किया है उसने, तो जो कंडीशंस थी वो सारी पूरी करी हैं, तो जजमेंट ऑफ एक्विटल दे दिया जाएगा। तो इसके साथ हमारा ये प्रोविज़न कंप्लीट हो गया है। बट अभी हमें जानना है कि सेक्शन 30 को अक्यूज्ड की बात कर रहा है, उसकी टेस्टिमनी की बात कर रहा है, और अकम्प्लिस के लिए 133 दिया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो ये दो जगह पर क्यों दिया हुआ है? सेक्शन 30 जब आप पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वहाँ पे को अक्यूज्ड के बारे में लिखा है कि अगर को अक्यूज्ड कन्फेशन कर लेता है तो उस कन्फेशन को यूज़ किया जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा दूसरे को अक्यूज्ड के रेफरेंस में, ये दिया गया है। और अगर आप 133 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि जो अकम्प्लिस है, 133 में थोड़ा सा चेंज आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 138 पढ़ेंगे आप, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 138 में अब अकम्प्लिस है वो देखेंगे, 133 नहीं। तो वहाँ पर अकम्प्लिस को एक कॉम्पिटेंट विटनेस बताया गया है। दो जगह क्यों लिखा है ये, तो अगर आप सेक्शन 30 पढ़ेंगे तो वहाँ पे कन्फेशन की बात हो रही है और किसी और टेस्टिमनी की बात नहीं हो रही है। को अक्यूज्ड क्या कर रहा है, वहाँ पे कन्फेशन कर रहा है, और वहाँ पर को अक्यूज्ड कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। को अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन ओथ पे नहीं किया जा सकता क्योंकि कन्फेशन दे रहा है ना, और कन्फेशन तो ओथ पे हो ही नहीं सकता है। कन्फेशन हमेशा बिना ओथ के होता है। अगर आपने हम लोग का सेक्शन 183 पढ़ा है, क्योंकि इस पे वीडियो कवर कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि कन्फेशन ओथ पे नहीं होता है। और सेक्शन 30 के अंदर को अक्यूज्ड क्या कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ, जैसे ए और बी दो लोग हैं और ए और बी दोनों को अक्यूज्ड हैं, उनका साथ में ट्रायल चल रहा है, दोनों के लिए रॉबरी का ट्रायल चल रहा है। तो ए कह रहा है हाँ मैंने और बी ने मिलकर रॉबरी करी है, तो ये क्या है, ये कन्फेशन है, कोई और टेस्टिमनी नहीं है, और कन्फेशन है इसलिए ये ओथ पे नहीं है, और को अक्यूज एक कॉम्पिटेंट विटनेस वहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अकम्प्लिस की, तो अगर आप अकम्प्लिस का सेक्शन 138 ऑफ बीएसए पढ़ेंगे तो वहाँ पे अकम्प्लिस को एक कॉम्पिटेंट विटनेस बोला गया है। अब वो कॉम्पिटेंट विटनेस है तो उसका क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है, ओथ पे एग्जामिन किया जा सकता है, और उसकी टेस्टिमनी पे कन्विक्शन भी हो सकता है। अकम्प्लिस की टेस्टिमनी पे कन्विक्शन हो सकता है, बट अगर को अक्यूज कन्फेशन दे रहा है कि हाँ मैंने और इसने मिलकर क्राइम किया है, तो उसकी कन्फेशन के कहने पर जो बी है, जो उसका को अक्यूज है, उसको थोड़ी ना जेल में डाल देंगे। कन्फेशन तो ए का है ना, ए ने कहा कि मैंने और बी ने मिलकर ऑफेंस किया है, तो कन्फेशन किसका है, ए का है। अब ए अपना अपराध मान रहा है तो उसके कहने पर बी को तो डाल नहीं देंगे जेल में। ये हो गया कन्फेशन वाला प्रोविज़न। बट अगर आप
अकम्प्लिस का पढ़ेंगे तो अकम्प्लिस के प्रोविज़न में साफ साफ लिखा है कि अकम्प्लिस की टेस्टिमनी पर कन्विक्शन किया जा सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि ये दो जगह दिया हुआ है। आई होप आपको ये प्रोविज़न समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।